गाइस, हेलो एवरीवन। आज हम समाजशास्त्र में टॉल्कन पार्सन्स को पढ़ेंगे। कल हमने उनके शिष्य रॉबर्ट के मर्टन को पढ़ा। आज हम टॉल्कन पार्सन्स को पढ़ेंगे। इनको देखते हैं तो इनका जन्म 1902 में से लेके इनका जीवन काल 1902 से लेके 1979 तक माना गया है। यूएसए अमेरिका समाजशास्त्री थे। इनकी रुचि संरचनात्मक प्रकार्यवादी में थी, जैसे कि मर्टन की रुचि थी संरचनात्मक प्रकार्यवादी। इन दोनों को संरचनात्मक प्रकार्यवादी माना जाता है। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी और जर्मनी के हैंडलबर्ग विश्वविद्यालय में शोध कार्य किए। कहाँ पे? जर्मनी के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी जो मैक्स वेबर की स्टडी अध्ययन रही थी, और जर्मन के हैंडलबर्ग विश्वविद्यालय में शोध कार्य किए। मैक्स वेबर से अत्यधिक प्रभावित थे। उनकी बुकों का इन्होंने हिंदी अनुवाद भी किया था। ये मेलिनोवस्की के साथ आदिवासी पर कार्य किए थे। इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया, जहाँ पर मर्टन और डेविड्स और मूर इनके शिष्य रहे। 1949 में इन्होंने अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद का अध्यक्ष रहे। अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष रहे। पूंजीवादी और यथार्थवादी थे। ये पूंजीवादी और यथार्थवादी थे। मार्क्सवाद के आलोचक थे। मार्क्सवाद ने आलोचना की, जिसकी मार्क्सवाद ने आलोचना की। ये एक तरह से पूंजीवादी के बारे में ज़्यादा विचार नहीं देते थे, पर अच्छा है इनका अध्ययन विधि। इनकी बुकों को देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, इन्होंने सोशल सामाजिक क्रिया पर कार्य किया। पहले सामाजिक क्रिया पर मैक्स वेबर कार्य कर चुके हैं, फिर पेरेटो ने कार्य किया। उसके बाद इन्होंने सामाजिक क्रिया पर कई हद तक अपने विचार दिए, जो 1937 में आई थी। एसेज इन सोशोलॉजिकल थ्योरी 1939 में आई थी। टूवर्ड्स ए जनरल थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन विद सील्स के साथ लिखी थी इन्होंने मिलकर। सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था पर अपने इन्होंने मैक्रो थ्योरी दी थी 1951 में। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1956 स्मेल्सर के साथ। सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी 1964 में। सोशलॉजी थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी, सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इवोल्यूशन ऑफ सिटीज, इवोल्यूशन एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव 1996 में इन्होंने अपने अध्ययनों में कई हद तक इनकी बुकों के सोशल सिस्टम, सामाजिक क्रिया और सामाजिक व्यवस्था के बारे में इन्होंने अपने अध्ययन में कई हद तक शामिल किया है इसको, सामाजिक क्रिया और सामाजिक अध्ययन। अब इनकी सिद्धांत देखें तो इन्होंने सामाजिक क्रिया पर अपने सिद्धांत दिए, इन्होंने सामाजिक व्यवस्था पर अपने सिद्धांत दिए। इन्होंने प्रतिमान चरों विकल्प की चर बताई कि हमारे सामने हमेशा से दो प्रकार के विकल्प मौजूद होते हैं, जिसमें हमको विकल्प चूज करना पड़ता है। इन्होंने प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाओं की बात की, और इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के अपने नजरिए को बताया कि किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन होता है। और तीसरा इन्होंने देखा तो समाज के प्रकार बताए और स्त्रीकरण के निर्धारण के 6 तत्व बताए। स्त्रीकरण के निर्धारण के 6 तत्व की बात इन्होंने कही गई है। आगे देखें तो सबसे पहले इनके परिवर्तन को देखते हैं। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन एक प्रकार्यात्मक सामाजिक उद्विकास है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? प्रकार्यात्मक सामाजिक उद्विकास, यानी समाज एक उद्विकास की दृष्टि में आगे बढ़ता है। सामाजिक उद्विकास की दृष्टि में बढ़ता है तो उन्होंने दृष्टि और संचार को बताया कि पहले व्यक्ति दृष्टि तीक्ष्ण होती थी, अब संचार के थ्रू कॉम्बिनेशन आगे बढ़ गया है कि संचार ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है दृष्टि से। फिर उन्होंने प्रथम चरण में संगठन प्रतीकवाद, दूसरे में उन्नत आदिम समाज संस्तरण व्यवस्था पाई जाती थी। फिर थर्ड चरण में मध्यवर्ती समाज आया, जिसमें पुरातन और ऐतिहासिक समाज की बात की, और जो वर्तमान में चल रहा है औद्योगिक समाज। इस प्रकार की 4 समाजों की इन्होंने बात की। इन्होंने उच्च, मध्यम, निम्न स्तरीय समाज 3 भागों में बांटा है, और स्त्रीकरण की बात की है। स्त्रीकरण की बात हम बाद में पढ़ते हैं। इनकी बुक थी स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। इनकी बुक का नाम था स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। सोशल सिस्टम के भी इन्होंने अपने सिद्धांत दिए। सोशल सिस्टम 1951 में दिया था, सोशल सिस्टम सामाजिक व्यवस्था। इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन की बात कही है। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में देखें तो इन्होंने विषयगत वस्तु के संदर्भ में
बात की है, विषय वस्तु के संदर्भ में बात की है, और ये कई हद तक बेवर से भी प्रभावित माने जाते हैं। बेवर से प्रभावित माने जाने के कारण इन्होंने, जैसे कि बेवर ने सामाजिक क्रिया के बारे में बात की, इन्होंने भी अपनी क्रिया के बारे में बात की कि समाज में क्रियाएं किस प्रकार घटित होती है। समाज में क्रियाएं किस प्रकार घटित होती हैं, तो इनको देखें तो प्लेटो, दुर्खिम और बेवर, इनका मिला जुला रूप, समन्वित रूप इन्होंने प्रस्तुत किया। स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत दिया इन्होंने, दुर्खिम बेवर की आलोचना की, और इन्होंने बताया कि जैसे कि दुर्खिम ने व्यक्ति को, समाज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, और बेवर ने व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। पर इन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों को महत्वपूर्ण माना है कि समाज को चलाने के लिए आप कोई एक चीज़ से समाज नहीं चला सकते, व्यक्ति और समाज दोनों ही महत्वपूर्ण होने चाहिए। इन्होंने मानव व्यवहार की बात की। सबसे पहले इन्होंने मानव व्यवहार की बात की। मानव व्यवहार की बात में इन्होंने दो प्रकार की बात की कि व्यक्ति एक जैविक अवस्था में होता है, अचेतन व्यवहार, और एक चेतन व्यवहार होता है। अचेतन व्यवहार यानी रोज़मर्रा की चीज़ें जो हमारी साइकोलॉजी में ऑलरेडी फिट है, वो हम बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे कि हम झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, नहाना, अपने आप, ऐसे प्रकार की क्रियाएं जो हमें डेली रूटीन से, हमको कोई पता थोड़ी है कि अभी तुम्हें ये कार्य करना है। भूख लगना, जैसे भूख स्वाभाविक है, अचेतन क्रिया है, हमारे मन में ऑलरेडी फिट है कि ऐसे भूख लगती है, हम ऐसे बना के खाना खाते हैं, तो ये अचेतन व्यवहार है। चेतन व्यवहार जो सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में आता है, सामाजिक क्रिया कहते हैं। सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में हम जो क्रिया करते हैं उसको बोलते हैं सामाजिक क्रिया। अब इसमें सामाजिक क्रिया को देखें, समाज में 3-4 प्रकार की परिस्थिति मिलेगी। एक परिस्थिति होगी, कोई परिस्थिति होगी, एक कर्ता होगा, उसको एक परिस्थिति दी जाएगी, और फिर उसको साधन अवेलेबल कराए जाएंगे, और उसका लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार की 4 चीज़ें होती है इसमें, कर्ता, परिस्थिति, साधन और लक्ष्य। जैसे कि कोई करता है, उसके सामने कोई इंसान बेहोश पड़ा हुआ है, तो उसकी परिस्थिति क्या है कि ये इंसान मजबूरी में है, इसको मेरी आवश्यकता है, परिस्थिति घटित हो गई। अब उसका लक्ष्य क्या है, इसको हॉस्पिटल पहुंचाना। उसके पास साधन क्या है, अब कोई किसी गाड़ी के थ्रू या खुद गोदी में उठाकर वो उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा। इस प्रकार की घटित घटनाएं सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आती है। यानी कर्ता होता है, परिस्थिति होती है, साधन होता है, लक्ष्य होता है, ऐसा मानना था पार्सन्स का। परिस्थिति क्या होती है, सामाजिक क्रिया समाज में ही होती है, इसके पीछे प्रेरणा होती है। सामाजिक क्रिया समाज में ही होती है, इसके पीछे प्रेरणा निहित होती है। व्यक्ति के मूल्य और मानक उसको सिखाया जाता है सामाजिकरण के दौरान कि तुमको ऐसी प्रकार की क्रिया करनी है, इस प्रकार वो क्रिया करते हैं। अभी प्रेरणा क्या होती है, ये प्रेरणा जो व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि मानक मूल्यों से प्राप्त होती है। परिस्थिति क्या होती है, सामाजिक क्रिया समाज में ही होती है, इसके पीछे प्रेरणा होती है, और यह प्रेरणा व्यक्ति विशेष में नहीं बल्कि मानक मूल्यों द्वारा सिखाई जाती है। अब देखा जाए तो उन्होंने 3 प्रकार की क्रियाओं की बात की। 3 प्रकार की क्रिया में उन्होंने बताया, एक बताया नैमिक क्रिया, दूसरी होती है सूचक क्रिया, और तीसरी होती है नैतिक क्रिया। नैमिक क्रिया, सूचक क्रिया, नैतिक क्रिया। इस प्रकार देखें तो पहले नैमिक क्रिया क्या होती है, कोई लक्ष्य को ध्यान में रखकर की जाने वाली क्रिया को नैमिक क्रिया कहेंगे। नैमिक क्रिया किसे कहेंगे, किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर की जाने वाली क्रिया को नैमिक क्रिया कहेंगे। वहीं इसमें संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा होती है और संज्ञानात्मक मूल्य जुड़े होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो क्रिया की जाती है उसको नैमिक क्रिया बोलते हैं। जो लक्ष्य जुड़ी हुई होती है, जो लक्ष्य से जुड़ी हुई सूचना कर्ता को देती है। प्रत्येक अभिप्रेरणा मानक मूल्यों में ही होती है। संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा होती है, संज्ञानात्मक मोटिवेशन क्या होता है इसके लिए, संज्ञानात्मक यानी कोई लक्ष्य है उससे जुड़ा सूचना कर्ता को देती है, और संज्ञानात्मक मूल्य क्या होता है, मानक और मूल्य। ठीक है। दूसरी होती है सूचक क्रिया। सूचक क्रिया क्या होती है, सूचक क्रिया होती है कि अपने इमोशन से जुड़ी हुई क्रिया, भावना को ध्यान में रखकर की जाने वाली क्रिया। जैसे कि विवाह में लड़की का रोना, ये एक सूचक क्रिया है। इसके साथ साथ भावनात्मक अभिप्रेरणा होती है, भावनाओं से जुड़ी होती है, जो मानव व्यवहार की क्रिया है। भावनाओं, इसके पीछे इमोशन छिपे होते हैं, और इसमें प्रशंसात्मक मूल्य जुड़े होते हैं। इन व्यवहार के पीछे भावनात्मक अभिप्रेरणा होती है, वे प्रशंसा चाहते हैं।
जैसे कि एक लड़के की, एक बच्चे ने किसी को सड़क से मदद की, किसी एक विकलांग व्यक्ति की मदद की, उसके पीछे सूचक क्रिया जुड़ी हुई है, क्योंकि उसकी भावनाएं उसको कह रही थी कि इसकी हेल्प कर। उसके पीछे उसके इमोशन जुड़े होते हैं। इसके पीछे कौन सी अभिप्रेरणा काम करती है? भावनात्मक अभिप्रेरणा। मोटिवेशन कौन दे रहा है? भावना। और मूल्य क्या है इसके पीछे? प्रशंसात्मक, यानी सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, उसने तो उसकी हेल्प की थी। इस प्रकार तीसरी होती है नैतिक क्रिया, जो नैतिक कानूनों को ध्यान में रखकर की जाती है। इन व्यवहारों के संदर्भ में इसका मोटिवेशन क्या है? मूल्यानात्मक क्रिया। इन व्यवहारों के संदर्भ में, ये व्यवहारों के संदर्भ में होती है अच्छा या बुरा व्यवहार का मूल्य होता है। समाज में मानक मूल्यों से प्राप्त होती है। नैतिक मूल्य समाज में मानक मूल्यों से प्राप्त होती है। इस प्रकार पहली क्रिया है नैमिक क्रिया, जो व्यक्ति लक्ष्य को ध्यान में रखकर की जाती है। जैसे कि किसी एक बच्चे को अपनी माँ कहती है सब्जी ले आना, वो सब्जी लेने जाता है, उसको बोलती है टमाटर या भिंडी में से कुछ भी ले आना। अब वो लक्ष्य को क्या है? टमाटर या भिंडी सब्जी लानी है। नैमिक क्रिया हो गई, लक्ष्य को ध्यान में रखकर की जाती है। सूचक क्रिया हो गई कि उसको क्या पसंद है, टमाटर ज़्यादा पसंद है, भिंडी ज़्यादा पसंद है। इस प्रकार दोनों में से वो चूज करेगा। उसको टमाटर ज़्यादा पसंद है तो पहले टमाटर के बारे में पूछेगा, फिर नैतिक क्रिया देखेगा। या भिंडी ज़्यादा पसंद है, पहले भिंडी के बारे में पूछेगा, ठीक है, उसको भिंडी पसंद है। अब वो नैतिक क्रिया क्या करेगा? पहले भिंडी का और टमाटर का दोनों का मूल्य जानेगा। उनमें से जो भी सस्ती होगी उसकी दोनों की वैल्यू तोल ताल के फिर वो कार्य करता है, उसको बोलते हैं नैतिक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया की जाती है। नैमिक सूचक और नैतिक क्रिया सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। ये तीनों सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। हालांकि इनकी बाद में भी आलोचना की गई थी। सामाजिक क्रिया क्या होती है? वह गतिविधि जिसका उद्देश्य किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। गतिशीलता में लक्ष्य आ जाता है तो सामाजिक क्रिया बन जाती है। सामाजिक क्रिया ऊर्जा, गतिशीलता और लक्ष्य तीनों होते हैं। ऊर्जा होती है, गतिशीलता होती है, लक्ष्य होते हैं, तीनों चीज़ में होती है। इनकी आलोचना की गई कि मानदंड और मूल्यों को अधिक महत्व दे दिया गया है। समाज में संघर्ष भी है, इसका ध्यान इन्होंने नहीं रखा है। भौतिक हितों की उपेक्षा की है, तालमेल बिठाने में असफल रहे हैं। इन्होंने अपने सिद्धांतों में तालमेल बिठाने में असफल रहा है। प्रतिमान परिवर्तन के रूप में दिया है, प्रकार्यों में कम लग रहे हैं। इन्होंने प्रतिमान दे दिए हैं, ये परिवर्तनों में कई हद तक शामिल नहीं हो पाते। अमूर्तीकरण बता दिया, इनके सिद्धांतों का अमूर्तीकरण बता दिया है और शास्त्रीय सिद्धांतों का अनुकरण किया है। इन्होंने बस शास्त्रों के आधार पर अपने सिद्धांत को बता दिया गया है। इन्होंने हर परिस्थिति के अनुसार अपने सिद्धांत को बताया नहीं गया है। तर्कपूर्ण व्यवस्थित नहीं है, ये तर्कपूर्ण नहीं है। इन्होंने सामाजिक सोशल सिस्टम अपनी बुक दी सोशल सिस्टम 1951 में आई थी। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया। सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार बनती है, इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। सामाजिक व्यवस्था क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अंतःक्रिया होती है। एक व्यक्ति एक्शन करेगा, दूसरा रिएक्शन करेगा, इस प्रकार इंटरएक्शन बनेगा, ऐसा मानना है। अंतःक्रिया इंटरएक्शन संस्थागत रूप व्यवस्था है। इंटरएक्शन का संस्थापक रूप यानी संस्था बनी हुई है, वो क्या है? व्यवस्था, समाज की व्यवस्था। अब जब हम समाज की व्यवस्था देखते हैं तो हमको कुछ और दिखाई पड़ती है। जैसे कि कर्ता होता है, वो क्रिया एक्शन और रिएक्शन करता है, क्रिया प्रतिक्रिया करता है, उसके प्रति उत्तर करता इंटरैक्शन बनता है, एक दूसरे से प्रभावित होता है। और इनमें मानक मूल्यों को भी शामिल किया गया है, जिससे जो इसमें व्यवस्था संस्थागत रूप धारण करती है। मानक मूल्यों की 4 विशेषता है। अब 4 विशेषता देखें तो इसमें सीमा निर्धारण है, भूमिका का बंटवारा, संगठन संतुलन की ओर झुकाव। संगठन संतुलन की ओर झुकाव, भूमिका का बंटवारा, सीमा का निर्धारण। इन 4 विशेषताओं से संस्था का निर्माण होता है, व्यवस्था का निर्माण होता है। पहली है अब ये चीज़ें हम 4 चीज़ें किस में देख सकते हैं? एक शारीरिक व्यवस्था, जैविक व्यवस्था के रूप में, सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में, एक व्यक्तिगत व्यवस्था के रूप में। शारीरिक और जैविक व्यवस्था के रूप में हम देखें तो सीमा का निर्धारण, अगर हमारे शरीर का कोई भी अंग है, शारीरिक व्यवस्था की अनुसार देखें तो हमारे शरीर का कोई भी अंग है, उनके बीच में सीमाओं का निर्धारण है। कोई भी अंग न ज़्यादा बड़ा हुआ है, जैसे दोनों हाथ है, दोनों हाथ बराबर होंगे, कोई हाथ न ज़्यादा बड़ा हुआ होगा न छोटा मिलेगा, वो सीमाओं का निर्धारण हो गया। भूमिकाओं का बंटवारा, हर शरीर के हर अंग को अपना कार्य दिया गया है। आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, हाथ का काम है किसी चीज़ को पकड़ना, पैरों का काम है चलना। इस प्रकार हर चीज़ का अपना कार्य है, भूमिकाओं का बंटवारा है। हर चीज़ में संगठन है, संगठन होने के कारण वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो शरीर से जुड़ी हुई होती है, शरीर से हटकर कोई कार्य नहीं करती। संतुलन की ओर झुकाव, अगर कोई कार्य, सभी चीज़ें संतुलन में रहकर अपना कार्य करती हैं, जैसे कि आँख
से हमें दिखाई दे रहा है तो वही चीज़ हम हाथ से उठाते हैं, इसलिए संतुलन की ओर झुकाव होने के कारण हम चीज़ों को एक्यूरेट हिसाब से कर पाते हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक व्यवस्था में इसी प्रकार देखा जा सकता है कि भूमिका का बंटवारा होता है, संगठन होता है, संतुलन की ओर झुकाव होता है, सीमा का निर्धारण होता है। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के एक एग्जाम्पल देख सकते हो। और व्यक्तिगत व्यवस्था में भी यानी समाज की व्यवस्था में भी इस प्रकार हमको देखने को मिलता है। प्रत्येक व्यवस्था की एक निश्चित संरचना होती है। संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। विभिन्न इकाइयाँ मतलब थोड़ी थोड़ी इकाइयाँ मिलकर समाज का निर्माण करती हैं। इकाइयों के मध्य सहयोग पाया जाता है जिससे संरचना बनती है और व्यवस्था बनती है। संरचना का अस्तित्व किससे? इकाइयों से। पहले इकाई बनेगी, फिर संरचना बनेगी, फिर व्यवस्था बनेगी। ठीक है। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना के निर्माण में 4 इकाइयाँ महत्वपूर्ण हैं। 4 इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? आर्थिक इकाई, राजनीतिक इकाई, सांस्कृतिक इकाई और पारिवारिक इकाई। जैसे कि हमारे घर में हम एक फैमिली में रहते हैं तो आर्थिक क्रिया कौन संभालता है? हमारी पिताश्री। राजनीतिक क्रिया वो भी हमारे पिता या भाई संभालते हैं, जैसे कि मित्र सत्तात्मक में हमारे बड़े बुजुर्ग। वहीं सांस्कृतिक कार्य हमारी लेडीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर पाती है और पारिवारिक कार्य हमारी माताश्री अच्छी तरह से हैंडल कर पाती है। इस प्रकार समाज में एक अगर हम परिवार को इसका छोटे स्तर पर देखें तो हमें परिवार में एक अच्छा इसका एग्जाम्पल मिल सकता है। इसमें बताया कि आर्थिक क्रिया एडोप्टेशन, अनुकूलन आर्थिक क्रिया अनुकूलन देती है, एडोप्टेशन। वहीं राजनीतिक क्रिया को हम गोल से निर्धारित कर सकते हैं कि हमारी सरकार हमारे लक्ष्य निर्धारित करती है, हमारे कार्यों को एक लक्ष्य तक सीमित करती है। वहीं इंटीग्रेशन एकीकरण, ये सांस्कृतिक कार्य इंटीग्रेशन का काम करती है कि हमारे सांस्कृतिक जो धर्म होते हैं, हमारे मंदिर वगैरह हमें सांस्कृतिक रूप से एकीकरण हमें जोड़े रखने का कार्य करते हैं। वहीं लेटेंसी होती है तनाव प्रबंधन कार्य। ये कार्य पारिवारिक व्यवस्था अच्छी तरह कर पाती है। परिवार में व्यक्ति अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करता है और हमारे मनोवैज्ञानिक रूप से हमको हेल्प करती है। इस प्रकार 4 प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती हैं। इनको बोलते हैं एजिल मॉडल। एडोप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन, लेटेंसी। ये कार्य करती हैं आर्थिक संस्था, राजनीतिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था और पारिवारिक संस्था। इस प्रकार 4 का कार्य हमें देखने को मिलता है। इनको बोलता है प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं यानी आवश्यकताएं। प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं। आगे हम देखें तो इन 4 आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न इकाइयाँ करती है जो संरचना बनी रहती है, संरचना अपना प्रकार्य करती है। व्यवस्था में सदैव संतुलित संगठित बना सकती है। व्यवस्था सदैव संतुलित और संगठित बनी रहे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था सदैव संतुलित और संगठित बनी रहे तो इसके लिए आवश्यक है कि सामाजिकरण अच्छी तरह से होना चाहिए और सामाजिक नियंत्रण अच्छी तरह से होना चाहिए। जो सामाजिकरण होता है, व्यक्ति को पहले से मूल्य मानकों का ज्ञान दे दिया जाता है कि समाज में आपको इस प्रकार रहना है। सामाजिकरण अच्छा होगा तो व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन पाएगा और समाज को अच्छी तरह से चला पाएगा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं बनता तो उसको सामाजिक नियंत्रण के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था समाज में देखने को मिलती है। इस प्रकार व्यवस्था में अगर संतुलन की स्थिति का अभाव है तो हम ये व्यवस्था आसानी से देख सकते हैं। वहीं संरचनात्मक प्रकार्यवाद, आलोचना, इसकी आलोचना की गई। पार्सस ने सामाजिक व्यवस्था को मूल्यों पर सहमति होती है। पार्सन की व्यवस्था मूल्यों पर ही जुड़ी हुई है, इसमें अन्य तरह की चीज़ों की बात नहीं की गई है। डेरेनड्रॉप ने बताया कि मूल्य और मानकों को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है जबकि संघर्ष का कहीं भी नामो निशान नहीं है। गोल्डनर ने बताया कि साधनों पर जोर दिया गया है। क्या लक्ष्य और साधन सभी व्यक्तियों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, इसकी बात नहीं करते। समाज में व्यवस्था तो है परंतु तनाव भी है जो संघर्ष का रूप ले लेता है। इन्होंने साधनों की ज़्यादा बात की गई है। इन्होंने कभी लक्ष्य और साधन सभी व्यक्ति द्वारा निर्धारित है इसकी बात नहीं की गई है। इस प्रकार इन्होंने एजिल मॉडल का उद्देश्य की बात नहीं की है। सभी व्यवस्था में प्रकार्य बना रहेगा तो परिवर्तन कैसे होगा। अगर समाज एक सुचारू रूप से, संबद्ध रूप से यानी सुदृढ़ रूप से चलता रहेगा तो समाज में परिवर्तन कैसे होगा। परिवर्तन का मुख्य कार्य है कि परिवर्तन किस प्रकार होता है, संघर्ष के द्वारा या क्रांति के द्वारा परिवर्तन होता है। अगर समाज ढंग से चलता रहे तो समाज में किसी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो या किसी व्यक्ति इस प्रकार तो समाज के लोग उब जाएंगे एक ही व्यवस्था को देख देख के। इस प्रकार समाज में परिवर्तन भी आवश्यक है।
एजिल मॉडल में प्रतिमान अनुरक्षण और तनाव प्रबंधन की बात की गई है, जिसमें से तनाव प्रबंधन, प्रतिमान अनुरक्षण, तनाव प्रबंधन संस्थागत समय सारणी और सामाजिक नियंत्रण करता है। इसमें सामाजिक नियंत्रण के प्रकारीय और सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार होता है? प्रकारीय और सामाजिकरण के द्वारा। इसमें सामाजिकरण प्राथमिक इकाइयाँ करती हैं और द्वितीय इकाई। प्राथमिक इकाइयों में परिवार होता है, द्वितीय इकाइयों में सेफ्टी वॉल्व को शामिल किया गया है। आगे इन्होंने प्रतिमान चर की बात की। सामाजिक व्यवस्था के संबंध में जो पूर्णतः कर्ता